एनर्जी डिफरेंस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इनकी बजाय एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लिख लें तो बेहतर रहेगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, वो फिर मैंने आपको समझाया हुआ। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, हायर में से आपने क्या करना है, लोअर वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। हायर में से लोअर वैल्यू क्या करनी है बच्चे, माइनस करनी है। तो एनर्जी डिफरेंस किस तरह होगा ये देख लें। अभी पहले तो हम निकालेंगे इसमें से E1 की एनर्जी। E1 की एनर्जी हमारे पास क्या थी, -13.13। ये एनर्जी डिफरेंस हम ले किस में ले रहे हैं बच्चे, सॉरी किलो जूल पर मोल में ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या था, 31 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 था, ये था। ये तो है हमारे पास बच्चे E1 के लिए, ये वैल्यू किस चीज़ के लिए बच्चे, E1 के लिए। उसके बाद है E2, E2 के लिए क्या होगा, टू का ये है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इसमें n की वैल्यू क्या थी 1। इसमें बच्चे क्या होगी n की वैल्यू, ये अभी आप पीछे करके आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसको फिर अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ में दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। 328/32, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, -328.32 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है E3 -313.31 एनर्जी डिफरेंस 3 का। तो ये क्या है, n की वैल्यू 3। तो इसके लिए क्या था, 1313.31 तकसीम में 9, आंसर आ रहा है बच्चे 145.92। E3 इज इक्वल टू -145.92 किलो जूल पर मोल। ये तो थी एनर्जी थर्ड शेल के लिए। फोर्थ के लिए क्या होगी बच्चे, फोर के लिए होगी बच्चे माइनस, उसका आंसर होगा बच्चे 16। इसको ज़रा निकाल लेते हैं, 1313.31 तकसीम में 16, आंसर आ रहा है बच्चे 82.08 82.08 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एनर्जी की क्या आई है बच्चे, वैल्यू आई है। कब आई है, जब n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी। इसी तरह जब हमने n की वैल्यू क्या ली थी बच्चे, इन्फिनाइट ली थी, तो उसके लिए क्या आंसर आया था, इसी पे साथ में कर लेता हूँ। E फॉर इन्फिनाइट -13.13 डिवाइडेड बाई इन्फिनाइट का मतलब होता है 0, उसके लिए ये आंसर आ रहा था किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास किसके लिए बच्चे आंसर, इन्फिनाइट के लिए। इधर हम नीचे लिख लेते हैं जो ई इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट का भी मैंने आपको समझाना है, इन्फिनाइट से मतलब क्या है। अभी हम सिर्फ एनर्जी की वैल्यूज़ देख रहे हैं बच्चे। ये वैल्यू आ रही थी माइनस, ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है ना बच्चे। आगे आप यूनिट खुद लगा लेना। अब हम इसमें देखना चाहते हैं बच्चे एनर्जी डिफरेंस। क्या देखना चाह रहे हैं बच्चे हम इसमें, एनर्जी डिफरेंस। अब देखिए पहले आप देख लें बच्चे E4 से E3, उसके बाद आप देख लें कंजेक्टिव देखना है E3 से E2, उसके बाद आप देख लें E2 से E1। अब E1 से है कोई नहीं, उसके बाद आप क्या देख लें ज़्यादा से ज़्यादा E इन्फिनाइट से E1। E इन्फिनाइट से आपने आगे नेक्स्ट क्या देखना है बच्चे, E1 देख लेना है। हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो देखें E4 की क्या वैल्यू है, -82.08 इंटू माइनस
E3 की क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है -145.92। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी बेसिक -82.0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे 42.92। इसको ज़रा करते हैं माइनस, (82.08), इसके बाद है 145.92। आंसर आ रहा है बच्चे 63.84। 63.84 ये एनर्जी का डिफरेंस है। किस में आ रहा है बच्चे, किलो जॉल पर मोल में। एनर्जी डिफरेंस किस में आ रहा है, किलो जॉल पर मोल में। E3, उसके बाद है बच्चे E2। E3 की वैल्यू अभी हमने लिखी हुई है, ये E4, ये थी E3। -145.92 माइनस E2 के लिए ये वैल्यू -328, -328.32। तो इसमें क्या वैल्यू आएगी बच्चे, -142.92 प्लस का प्लस 382.32। इसको ज़रा कर लेते हैं, 328.32 माइनस 145.92। आंसर आ रहा है बच्चे 182.4। 182.4 किलो जॉल पर मोल। ये देखें, ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका, ये डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस। उसके बाद इसमें आ जाएं आप, E2 में आ जाए बच्चे। E2 की वैल्यू अभी आपने पुट की है, क्या है, -328.32। E1 की वैल्यू हमने निकाली हुई थी पहले, -313.31। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस में से ये माइनस कर लें, 1313.31 माइनस 328.32। आंसर बचे आपका आ रहा है 984.99। 984.99 किलो जॉल पर मोल, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ये एनर्जी का डिफरेंस है। इसके बाद इस वैल्यू में आ जाए, ये इसके लिए है बच्चे, ये 32 के लिए है। आप कोई भी दो ले सकते हैं, उनका एनर्जी का बैलेंस आप देख सकते हैं। आप इसमें देख लें। उसके बाद हम आ रहे हैं बच्चे इन्फिनाइट से, E1 से। E इन्फिनाइट से क्या मुराद है, ज़ीरो, माइनस का माइनस, -13.13 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 13.13 किलो। अब ज़रा आपने इस पॉइंट को समझना, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। ये तो आ गया, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा इस पोर्शन को बच्चे इरेज कर देता हूँ। आपको एक चीज़ समझानी है इसमें, कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। इसको हमने समझना है ताकि डायग्राम बड़ी सी बन जाए। इसी वजह से मैं थोड़ी सी एक वजह तकलीफ़ कर रहा हूँ। इसी वैल्यूज़ को अगर मैं इसमें दोबारा अगर लिखना चाहूँ, ये तो एक वैल्यू थी, इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा इधर लिखना चाहूँ बच्चे, E4 माइनस E3, आंसर कितना आ रहा है बच्चे मेरे पास, 63.84। E3 माइनस E2, उसके लिए आंसर कितना आ रहा है, 182.4। उसके बाद है मेरे पास E2 से लेकर E1, उसमें मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चे 984.99, या इसको हम कह सकते हैं 985, पूरा ऑलमोस्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, इस पे आ जाए इन्फिनाइट वाले में।
ई इन्फिनाइट माइनस E1। इसके अलावा E4 की वैल्यू क्या है? E4 की वैल्यू है बच्चे -82.08। E3 की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास? -145.92। E2 की मेरे पास क्या वैल्यू है, इसको ज़रा देख लें। -328.32। E1 की वैल्यू -313.31। अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ इधर इसीलिए लिखी हैं, इधर मैं एक बड़ी सी डायग्राम बनाने लगा हूँ ताकि उस डायग्राम से आपको चीज़ समझ आ जाए जो मैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये जो डिफरेंस है E4 और E3 का, ये डिफरेंस आया बच्चे, सबके साथ यूनिट लगा लेंगे ना, किलो जूल पर मोल। इसके साथ दूसरा ये डिफरेंस आया है, इसमें भी यूनिट लगा लें। और इसका क्या डिफरेंस आया E2 और E1 का, ये डिफरेंस आया है, ये है। आगे बच्चे खाली E4 की वैल्यू आपके पास है, ये है E3 की वैल्यू, ये है E2 की वैल्यू, ये आपके पास क्या है E1 की वैल्यू। यूनिट आप लगा लेंगे, इसके लिए भी किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ। इसी चीज़ को आगे मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चे? देखिएगा आप ज़रा। अल्लाह खैर, देखिए बच्चे अब ज़रा, इसमें मैं ये बना देता हूँ बच्चे न्यूक्लियस। क्या बना देता हूँ? न्यूक्लियस। अब इसको तो समझना है, थोड़ा सा बड़ा करके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है बच्चे। ये समझ ले मेरे पास है बच्चे सेकंड ऑर्बिट, ये मेरे पास है थर्ड ऑर्बिट, और ये मेरे पास इसमें क्या है बच्चे फोर्थ ऑर्बिट। थोड़ी सी डायग्राम बड़ी होगी, ज़रा इसको समझना है बच्चे आपने अच्छे से। अगर हम चाहें तो इसको मज़ीद अच्छा मज़ीद कर सकते हैं इसमें, बल्कि इतनी काफ़ी है। अब ये मेरे पास है बच्चे N1, ये मेरे पास क्या है N2, ये मेरे पास क्या है N3, ये मेरे पास क्या है बच्चे N4। अब N1 के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे E1। E1 की क्या एनर्जी है वो देखें हम ज़रा। N1 के लिए जो एनर्जी है वो क्या है बच्चे E1, वो क्या एनर्जी वैल्यू है, ये लिखी हुई है -1331। यूनिट आप खुद लगा लेंगे, किलो जूल पर मोल। N2 के लिए जो E2 की वैल्यू है वो क्या आ रही है, इसको ज़रा देखिए। वो आ रही है बच्चे -328.32, -328.32। E3 की क्या वैल्यू आ रही है, इसको ज़रा समझिए। वो बच्चे आ रही है -145.92, -7 लगाना है। अभी मैंने आपको बच्चे ये माइनस का सीन समझाना है, माइनस क्यों लगता है। फ़िलहाल आपने इन वैल्यूज़ को समझना, ये हैं क्या वैल्यूज़, कहना क्या चाह रही हैं। इसके लिए बच्चे जो E4 की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है बच्चे -82.08। 82.08। अब ज़रा देखिए इन दोनों में जो एनर्जी का गैप आ रहा है, एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है,
इसमें मिसाल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ ना बच्चे, E2 माइनस E1 वो कितना आ रहा है, E2 माइनस E1 बच्चे आ रहा है 985 किलो जॉल पर मोल। ये जो डिफरेंस आ रहा है 2 से 1 में आ रहा है, दूसरा आ रहा है 3 से 2, सॉरी ये तो नहीं होगा, 3 से 2 में किस में हम बच्चे आ रहे हैं, ये देखें, ये एनर्जी का डिफरेंस है बच्चे E3। आगे इधर बच्चे हम क्या लिखेंगे, E2। E3 से E2 के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है 182.4, 182.4। E4 से E3 में कितना आ रहा है, E4 से E3 में ये देखें, इधर मैं लिख देता हूँ बच्चे, E4 से E3 में कितना डिफरेंस आ रहा है, E4 से लेकर बच्चे E3 में, E4 से E3 में वो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे 63.84। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे। उसके अलावा हमने ये हाइड्रोजन एटम के लिए आप अगर उसका रेडियस भी निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ था, रेडियस वाला फार्मूला, ठीक है ना बच्चे। तो रेडियस भी आप निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिए, ज्यों ज्यों एटम का साइज़ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। गौर से समझना है बच्चे, ज्यों ज्यों इलेक्ट्रॉन का यानी उस रेडियस का साइज़ न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। ज्यों ज्यों उसका साइज़ क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, उतना उसमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। कैसे, ये इन्फिनाइट वाला भी देख लेते हैं। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या है, 1 है। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दूर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट पे चला गया। इन्फिनाइट वाली स्टोरी भी आपको समझाऊंगा ये क्या होती है। इसमें जो बच्चे एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है माइनस तो नहीं प्लस 1313.31 किलो जूल पर मोल। अब इसको समझना है, ये है E2 और ये है E1, ये सेकंड ऑर्बिट है ना। सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या है बच्चे 1। यानी E2 से लेकर E1 तक जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो मुझे कितना मिल रहा है बच्चे 985। कितना किलो जूल पर मोल मिल रहा है, 985। अब देखें मैंने फासला बढ़ा दिया, ये फासला कम है, अब मैंने फासला बढ़ा दिया, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो गया बच्चे, दूर हो गया। इसमें देखें E3 से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये है बच्चे E3, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है E2। E3 और E2 इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस वो कम हो गया 182.14। फासला बढ़ गया है, एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। इसके अलावा मज़ीद फासला बढ़ गया, ये देखें इसके लिए एनर्जी का डिफरेंस मज़ीद क्या हो गया बच्चे, कम हो गया 63.84। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला है, जितना आप उसका साइज़ बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे, उतना जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल ई है वो उतना क्या होगा बच्चे, कम होगा। जितना साइज़ बढ़ाते जाएंगे उतना उसका साइज़ क्या हो रहा है बच्चे, जितना आप उसका साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं उतना एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको इस डायग्राम से भी क्लियर हो चुका होगा, मज़ीद इन वैल्यूज़ से भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। यानी जितना आप फासला बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जितना फासला क्या करते जा रहे हो बच्चे, आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो, उतना उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। ये इधर से प्रूफ हो चुका है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब था एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा था, 985 किलो जूल पर मोल। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, फ़ौरन एनर्जी का डिफरेंस कम हो गया, 182.4 हो गया। मज़ीद इलेक्ट्रॉन को दूर कर दिया, एनर्जी का डिफरेंस मज़ीद कम हो गया 63.84। एक मकाम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिरफ्त से बिल्कुल दूर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिरफ्त से क्या चला जाएगा, बिल्कुल दूर चला जाएगा, तब हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सबसे मैक्सिमम आ रहा है। कितना आ रहा है,
1313.31 किलो जूल पर मोल। अब इसमें भी आप कह सकते हैं कि सर वैसे तो साइज़ इंक्रीज़ होने से एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला गया, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे तो उसका फासला बहुत ज़्यादा हो गया, तब तो एनर्जी का डिफरेंस ना होने के बराबर। उसके अब रीज़न समझिए, तब एनर्जी का डिफरेंस इसीलिए कम हो रहा था, अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन काम कर रही थी न्यूक्लियस की। अब एनर्जी का डिफरेंस इसी वजह से अचानक से इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से मुराद है, हमें नहीं पता कि कितने शेल दूर चला गया। इस इन्फिनाइट से मुराद इधर आपने समझने फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उस खास डिस्टेंस के ऊपर ले जो इतना ज़्यादा फासला कर दो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस की गिरफ्त से दूर चला जाए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की गिरफ्त काम नहीं कर रही, अट्रैक्शन काम नहीं कर रही, इसी वजह से एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वो कितना आ रहा है बच्चे, 1313.31 किलो जूल पर मोल। एक तो ये पॉइंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि क्यों साइज़ के बढ़ने से एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ये एनर्जी के साथ ये जो माइनस के ये लिखे हुए हैं साइन, ये देखिए अब इसमें -82, -145, -328, -1313, ये माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में दोबारा से इन्फिनाइट को भी हम डिस्कस कर लेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें। अच्छा बच्चे, तो होपफुली आपने इसको तो नोट कर लिया होगा बच्चे। अब हम आ रहे हैं इसमें ये जो एनर्जी के साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी फिर इसके साथ फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको देख लेंगे एनर्जी वैल्यूज। दूसरा ये भी होता है बच्चे, ये जो आपको एनर्जी डिफरेंस नज़र आ रहा है ना बच्चे, इस एनर्जी डिफरेंस से मुराद ये है E2 E1, यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को E2 से E1 में जंप करवाना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। E4 से E3 अगर इलेक्ट्रॉन को आपने जंप करवाना है E4 से E3 तक, उतना वो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी देगा। अगर E3 से E4 में जाना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन में उसमें क्या करवाएंगे, एब्जॉर्ब। अगर वो हायर से लोअर में जाएगा तब एनर्जी देगा, अगर वो लोअर से हायर में आएगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा बच्चे, एब्जॉर्ब करेगा। ये इसका फिनोमेना है बेसिकली। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देख लें। पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, वाई वी यूज नेगेटिव साइन फॉर, वाई वी यूज नेगेटिव साइन इन एनर्जी, वाई वी यूज नेगेटिव साइन इन एनर्जी फॉर different orbits of hydrogen, for different orbits of hydrogen या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो इसमें हम नेगेटिव साइन क्यों यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने कहा है -13.1331, या हमने कहा है -328, या हमने कहा है -4.5, कुछ आगे वो एनर्जी की जो वैल्यू थी। इसके साथ ये नेगेटिव का साइन हमने क्यों लगाया, क्वेश्चन ये है नेगेटिव साइन से क्या मुराद है। आप ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। ये हमारे पास है बच्चे न्यूक्लियस, ये उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है। अब ये प्रोटॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन। क्या हो गया बच्चे, अट्रैक्शन। अगर मैं फासला बढ़ाता जाऊं, पहले इलेक्ट्रॉन यूं था, अब मैंने मज़ीद इसमें से फासला बढ़ा दिया, ये देखें अब ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस ही है, अब मज़ीद मैंने इसमें से फासला क्या कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो मैं इसमें फासला बढ़ाता जा रहा हूँ ना बच्चे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है बच्चे, डिक्रीज़। इसमें अट्रैक्शन क्या हो रही है, फासला कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वाले केस में अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। बेसिकली नेगेटिव साइन से मुराद है कि अगर जो देखें जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के करीब हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो रहा था, जो एनर्जी की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। और साथ में हमने कौन सा साइन लगाया, नेगेटिव,
यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इसी वजह से वो न्यूक्लियस के अंडर आ जाएगा। किसके अंडर आ जाएगा? न्यूक्लियस के, क्योंकि उसकी अपनी कोई एनर्जी है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो जाएगी, तब वो एनर्जी का जो गैप है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एनर्जी आ रही है 13, 13, 3, 2, 8, 1, 4। अगर इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला जाए न्यूक्लियस से, इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, किस डिस्टेंस के ऊपर बचे? इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर। इन्फिनाइट का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर चला गया कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर चला गया। कितना चला गया? बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है। और वो इतना दूर चला गया कि न्यूक्लियस के अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो गया? ख़त्म हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एनर्जी का उधार, कोई कर्ज नहीं है। पहले वो यूँ समझ लें, जो न्यूक्लियस था इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा था और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो ऐसा ऐसा कम हो रही थी। समझिएगा ज़रा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो रहा है, इस पॉइंट को समझना है आपने बच्चे। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या हो रहा है? करीब हो रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो है ना जो उसके ऊपर एनर्जी लगा रही है कि आओ इलेक्ट्रॉन आप मेरे पास आओ। तो वो जो दूसरी चीज़ जो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, वो अपनी पावर बढ़ा रही है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है जो बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, वो जिस एनर्जी से घूम रहा है वो बेसिकली न्यूक्लियस वाली एनर्जी से क्या कर रहा है? घूम रहा है, जिसको आपने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसको आपने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना ये जो फिर माइनस में जितना एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का कर्जदार है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, तो मुझे इतनी एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? ये इतना एनर्जी न्यूक्लियस दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, इतना एनर्जी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ना जाए, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो उल्टा अब न्यूक्लियस की बजाय मैं उस एटम के ऊपर क्या करूँगा? उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। पहले वो एनर्जी न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा था, अब वो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि उस इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, अपनी तरफ खींच लूँ। इसका मतलब जब किसी एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूँगा उसमें मैं एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। कितनी एनर्जी? उतना एनर्जी प्रोवाइड करूँगा जितना उसमें से एनर्जी न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखें, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो न्यूक्लियस जो है ना इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दे रहा है? -1313.31 -13.31 इतना एनर्जी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। या इलेक्ट्रॉन की ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की, इस एनर्जी का क्या है? कर्जदार है। अब अगर मैं इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ तो इतना ही एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं उल्टा इसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगा? तो जो मैं उसके ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करूँगा वो उसके अपोजिट में एनर्जी लगा रहा हूँ, इसी वजह से उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इन्फिनाइट तक आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इन्फिनाइट तक आने के लिए न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एनर्जी का वो बोझ था वो ज़ीरो होना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है? इसी वजह से फिर हमने क्या लिखा था, देखें, अगर एनर्जी हमने देखी थी इन्फिनाइट पे क्या थी? -13.13 जेड एटॉमिक हाइड्रोजन का 1 है। अब इसमें हमने लिया था इन्फिनाइट। इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। इन्फिनाइट से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से फ्री है। अब न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी 0 लग रही है, तो इन्फिनाइट की जगह मतलब बहुत दूर चला गया, इनकी जगह मैंने इन्फिनाइट रखा था, इन्फिनाइट की जगह मैं क्या रखूँगा? 0। तो एनर्जी जो इन्फिनाइट लेवल पे होगी वो क्या होगी? -13. पहले मैंने आपको ये मैथमेटिकली पीछे हमने ये वैल्यू निकाल लिया, अब मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 0 को इसके ऊपर पुट करेंगे 0, तो एनर्जी जो है ना बच्चे वो इन्फिनाइट पे कितनी हो जाएगी? 0।
यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर चला गया कि न्यूक्लियस की एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की किसी एनर्जी का कोई कर्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो चुका है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तब भी फ्री होता है जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव किया जाए, यानी उसको केटाइन में कन्वर्ट किया जाए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, केटाइन आपने पढ़ा हुआ है। केटाइन का मतलब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जो उसके लिए फिर एनर्जी लगती है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की गिरफ्त से बाहर निकाला। इस वजह से आप सिस्टम के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब हम सिस्टम के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो इसी वजह से हुआ क्या है, हाइड्रोजन है, आपने उसको एनर्जी दी है। जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर था ना, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, -1313। अब आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, कितना प्रोवाइड किया है, उतनी ही एनर्जी प्लस 1313। तो बदले में हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो उसकी न्यूक्लियस से दूर चला गया है, इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर आ गया, इतना दूर चला गया कि उसके ऊपर गिरफ्त नहीं रही। तो जो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, वो सिस्टम किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, केटाइन में। तो ये जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ओवरकम करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है ना बच्चे। तो आपको नेगेटिव साइन का पता चल गया होगा और साथ में आपको इन्फिनाइट का भी पता चल गया होगा, ठीक है। ये छोटी सी टर्मिनोलॉजीज थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। अब ये जो अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने जा रहे हैं ना, ये आपके एफएससी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उनमें ये चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको भी हम समझ लेते हैं। कन्वर्जन इसी तरह करनी है, ठीक है ना बच्चे। अब हम देख रहे हैं बच्चे एनर्जी किस में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स एनर्जी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, एनर्जी वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट ऑर्बिट, या एनर्जी वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स। किसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में बच्चे, हमने इसको देखना है हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स में। किसमें देखने हैं बच्चे, हाइड्रोजन के डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो ये देख लें, टोटल एनर्जी या खाली एनर्जी कह लें, ई एन इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब पिछले जो हमने डिस्कशन किया है, वो हमने एनर्जी ली थी बच्चे किलो जॉल पर मोल में। अब हम ले रहे हैं एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इसके लिए आप निकाल सकते हैं, हम ले रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। तो आप ज़रा पुट करें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ई की वैल्यू 1, जेड की 1, फर्स्ट ऑर्बिट है ना बच्चे। क्या ले रहे हैं बच्चे हम इसमें, फर्स्ट ऑर्बिट। एन की वैल्यू इसमें क्या होगी, 1, तो वही वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E2 की वैल्यू आप ले लें, तो ये हो जाएगा बच्चे -13.6, 1 का 1, इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 3.4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखें, ये हमारे पास है सेकंड ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट ये किसके लिए, सेकंड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगी बच्चे वैल्यू, E3 -13.6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि Z की जगह तो हम 1 पुट करेंगे,
n मतलब थर्ड ऑर्बिट, जो एनर्जी की वैल्यू है वो ही उसका ऑर्बिट होगा जी, हमेशा जहन में रखिएगा बच्चे। तो 9 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो आई थिंक -1.51 आएगा, देख लेते हैं इसमें। 13.6 डिवाइडेड बाई 9, आंसर आ रहा है बच्चे -1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद हमारे पास यही बच्चे वैल्यू आएगी 4 के लिए। 6 तक तो चलो कर लेते हैं, -13.6 आगे हो जाएगा बच्चे ये 16 के लिए ज़रा निकालें इसको, क्योंकि E4 का मतलब n की वैल्यू भी क्या होगी 4, तो n का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 13.6 डिवाइडेड बाई 13.6 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 0.85, कितना आंसर आ रहा है बच्चे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ रहा है पर एटम। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, अगर हम निकालें E5 के लिए एनर्जी वैल्यूज हम किस में ले रहे होते हैं नेक्स्ट E5 के लिए क्या होगा -13.65 का स्क्वायर क्या होता है 25, पता तो चल गया होगा ना। E5 का मतलब n की वैल्यू भी 5, ये n जो है ना ये डिपेंड करती है E के ऊपर, जो n की वैल्यू होगी बच्चे वही E की वैल्यू होगी, या जो E की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी n की वैल्यू होगी, ये 1 से लेकर इन्फिनाइट तक चली जाएंगी। तो इसको निकालें, क्या आंसर आ रहा है E5 13.6 को रख करें 25 पे डिवाइड, 13.6 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ रहा है 0.54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये है बच्चे पांचवें के लिए। छठे के लिए कर लें -13.6, इधर हम लिख लेंगे 36, क्योंकि n की जगह 6 पुट करेंगे ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 36, तो ये आंसर क्या आएगा बच्चे इसको डायरेक्ट बोल के डिवाइड ही कर लेते हैं, 13.6 डिवाइडेड बाई 36 -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ आ गई है ना बच्चे। ये तो डिफरेंट वैल्यूज एनर्जी के आ गए। इसी तरह आप निकाल सकते हैं मुख्तलिफ एटम्स के लिए। हीलियम के लिए ले लें, हीलियम एटम है हमारे पास, आयन है, मिसाल के तौर पर 4th ऑर्बिट में। हीलियम एटम हमारे पास किस में आ गया बच्चे 4th ऑर्बिट में आ गया, लेट्स सपोज कर लेते हैं। तो क्या इसके लिए निकालेंगे E = 4 -13.6 मल्टीप्लाई, अब हीलियम के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चे 2, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है 2। ये देखें 13.6 Z की जगह 2 का स्क्वायर, Z की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 4th ऑर्बिट का मतलब n की जगह क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ज़रा कर लें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 4, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई थिंक 196 हो जाएगा, 256। इसको इस पर डिवाइड कर लें 6, तो 64 को इसके ऊपर डिवाइड करें, E4 की वैल्यू आ जाएगी 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर आ रहा है बच्चे 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर आ रहा है -0.21। ये भी हो सकता है E7 के लिए अगर हम निकालें ये वैल्यू सेम हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई ठीक है 7, उसके बाद है 8, 13.6 डिवाइडेड बाई
अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैच करेगी अगर हम हाइड्रोजन के लिए लें। हाइड्रोजन का अगर हम लें बच्चे 8th ऑर्बिट, कौन सा लें? 8th ऑर्बिट। तो ये वैल्यू और हाइड्रोजन की 8th ऑर्बिट की वैल्यू सेम हो जाएंगी। मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। हीलियम का अगर हम ले लें बच्चे फोर्थ ऑर्बिट, कौन सा ले लें? 4th ऑर्बिट। जो एनर्जी की वैल्यू होगी, इधर हम यूँ लिख लेते हैं बच्चे, जो एनर्जी की होगी बच्चे वैल्यू 4th ऑर्बिट, किसके लिए? हीलियम के लिए, वो इक्वल होगी एनर्जी की वैल्यू 8th ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन के लिए। अभी मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। ये देखें, E4 के लिए क्या वैल्यू आई है? E4 के लिए ये वैल्यू आई है -0.21। अब ज़रा इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, देखिएगा। हाइड्रोजन वाले में एटॉमिक, ये इसमें मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। एनर्जी फॉर 8th ऑर्बिट -13.6, 1 का 1 आएगा, n की जगह लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर। n की जगह हम क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 13.6 डिवाइडेड बाई 64। तो ज़रा करें, 13.6 डिवाइडेड बाई 64, आंसर क्या आ गया? 0.21। बच्चे इसका आंसर क्या आ रहा है? -0.21। तो ये देखें माइनस, मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चे? ये दोनों की एनर्जी क्या हो गई है? इक्वल हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें भी मौजूद है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बच्चे हाइड्रोजन में है या हीलियम में है, एनर्जी कहीं ना कहीं सेम ज़रूर होगी, जस्ट उसके लेवल का फ़र्क होगा, ड्यू टू एटॉमिक नंबर कह सकते हैं या उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है ना। इसी तरह आप उसमें आप एनर्जी डिफरेंस भी आगे आप निकाल सकते हैं, वो भी आप ज़रा देख लीजिए। हम इसको साइड पे लिख देते हैं, जो जो हमने अभी एनर्जीज निकाली है। कौन सी एनर्जी निकाली है? एक E4 के लिए है, E5 के लिए है। इसके लिए हम नीचे लिख लेते हैं -0.54 -0. ये हम लिख लेते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम एनर्जी डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। फिर इसी में एनर्जी डिफरेंस के बाद मैं आपको नेक्स्ट और भी समझा दूंगा। ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने एनर्जी ली है, तो इसको ज़रा समझिएगा। अगर हम बात करें E1 की, वो वैल्यू आई है -13.6। E2 के लिए अगर हम बात करें, वो वैल्यू आई है -3.4। E3 के लिए बच्चे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है -1.51। E4 के लिए वैल्यू आई है -0.85। E5 के लिए ये वैल्यू आई है -0.54। E6 के लिए जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? -0.37। -0.37। ठीक है ना बच्चे। तो इसको तो हम कर लेते हैं रेस। अब हम इसमें निकालना चाह रहे हैं बच्चे एनर्जी डिफरेंस। क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चे? एनर्जी डिफरेंस। फिर हम इसके में डायग्राम से भी इसको समझ लेंगे। एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसमें हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, इसको ज़रा समझिएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। मिसाल के तौर पर कोई से रैंडमली हम ले रहे हैं, हम इसमें ले रहे हैं बच्चे E4 से लेकर E3, E3 से लेकर E2, E2 से लेकर E1, यही ले लें।
एक तो ये है कि आपको ये वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दूसरा एक मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको ये वैल्यूज़ याद ना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, दूसरी भी ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको समझाता हूँ। E4 के लिए वैल्यू क्या है बच्चे, माइनस 0 पॉइंट, ये E4 के लिए वैल्यू माइनस का माइनस आगे बचे माइनस 1.15। तो इसके लिए देखें आंसर क्या आ रहा है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें ना बच्चे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस, तो 1.51 में से माइनस 0.85 माइनस करें, 1.51 माइनस 0.85 आंसर आ रहा है बच्चे आपके पास 0.66। एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है ना बच्चे। दूसरे में देख लें, ये E3 और E2 के लिए ये क्या होगा, E3 है बच्चे माइनस 1.51 माइनस E2 के लिए क्या है बच्चे, माइनस 3.4। तो ये देखें ये क्या आंसर आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3.4 माइनस 1.51 आंसर बच्चे आपका आ रहा है 1.89। 1.89 आगे हम लिखेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बच्चे। 3 की वैल्यू क्या थी 1.51 और 2 की वैल्यू क्या थी 3.4। उसके बाद इसमें आ जाएं, E2 की वैल्यू क्या है माइनस 3.4 माइनस, ये माइनस में है वैल्यू, सॉरी मैंने प्लस में लिखी दी थी। बीच में क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस E1 की वैल्यू क्या है माइनस 13.6। तो इसको ज़रा निकालें, क्या आंसर आ रहा है 13.6 माइनस 3.4 आंसर बच्चे आपका आ रहा है इसमें 10.2। अब ये 10.2 किस में होगा, माइनस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। एक तो ये है। इसके बाद बच्चे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक की मदद से कैसे निकालते। पहले तो इसको समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। अब बड़ा वो न्यूक्लियस बनाने की वजह में हम इसमें एक काम कर लेते हैं बच्चे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है बच्चे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरे पास है बच्चे, थोड़ा सा डिस्टेंस में बड़ा करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास है बच्चे सेकंड ऑर्बिट। आगे ये पूरा सर्कल बंद है, मैंने वो जगह बचाने के लिए इस तरह लिखा है। ये मेरे पास है बच्चे थर्ड ऑर्बिट, ये मेरे पास क्या है बच्चे फोर्थ ऑर्बिट, ये मेरे पास है बच्चे, इसको सपोज कर लें ये मेरे पास है इन्फिनाइट। कौन सा ऑर्बिट है बच्चे, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कैसे, E इन्फिनाइट माइनस E1 क्या लिखेंगे, E इन्फिनाइट माइनस E1। E इन्फिनाइट तो होता है 0, माइनस का माइनस E1 के पास वैल्यू होती है माइनस 13.6, माइनस 13 पॉइंट क्या होगी 6। अच्छा इसमें मैं वैल्यू जो एनर्जी डिफरेंस है वो माइनस में नहीं आएगी बच्चे, ये मिस्टेक हो गई है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। तो इसी तरह ये भी आंसर क्या आएगा प्लस में। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर वो किस में होगा बच्चे, इन्फिनाइट में होगा। ठीक है ना बच्चे। अगर इन्फिनाइट के लिए एनर्जी निकालना चाहें, ये तो थी उसके लिए, इन्फिनाइट के लिए अगर हम एनर्जी निकालें तो ये क्या होगी माइनस 13.6, जेड के लिए 1 का 1 होगा, इसकी जगह हम इन्फिनाइट के लिए क्या लिखेंगे बच्चे, ये इन्फिनाइट के लिए वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0। जिस तरह ये हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये वैल्यू थी बच्चे 6 के लिए, एनर्जी लेवल अगर छठा हो,
ये वैल्यू थी 5वें शेल के लिए, ये वैल्यू थी चौथे शेल के लिए, ये तीसरे के लिए। अब इन्फिनाइट का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया है, नेगेटिव का मतलब भी समझा दिया। इससे मुराद क्या है बच्चे, ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इससे मुराद n की वैल्यू क्या है बच्चे 1, और इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है बच्चे 13.6। ये वैल्यू आ रही है बच्चे -13.6। इसमें आ जाएं, ये इस वाले केस में, इसके लिए है बच्चे n की वैल्यू आपके पास क्या है 2। E2 की वैल्यू पे ज़रा आ जाएं, वो आ रही है बच्चे -3.4। इसमें आ जाएं, ये तीसरा शेल, ये हमारे पास, ये मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, ये आपके पास है चौथा शेल, ये पांचवा शेल, छठा शेल, इसी तरह ये किस में चले जाएगा इन्फिनाइट में। पहले को इससे मैंने रिप्रेजेंट किया, दूसरा है, इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ऊपर लिखी हुई है, वो आ रही है बच्चे -1.51, -1.51। इसके लिए देख लें, n की वैल्यू क्या है 4, एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे -0.85। उसके बाद -0.85 पाँचवें के लिए अगर आप चले जाएंगे तो पाँचवें के लिए उसकी वैल्यू आ रही है बच्चे -0.5 और मुख्तलिफ उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप इन्फिनाइट पे चले जाते हैं, इन्फिनाइट पे जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बच्चे 0 आ रही है। इन्फिनाइट पे एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये एनर्जी की वैल्यू कब 0 है इन्फिनाइट पे। आपको ये समझाया हुआ है ना कि जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा तो न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसी वजह से वो उसके ऊपर अट्रैक्शन शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब न्यूक्लियर जो एनर्जी लगा रहा है, जो अट्रैक्शन लगा रहा है वो बढ़ रही है, इसी वजह से वो वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद इलेक्ट्रॉन इसका कर्जदार है। आप ज़रा समझिएगा, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन बचे N1 में, इसको मैंने जंप करवाना है कहाँ पर N2 में। किसमें जंप करवाना है N2 में। तो मुझे बताएं अगर इलेक्ट्रॉन को N1 से मैं N2 में जंप करवाऊं तो एनर्जी कितनी लगेगी। बात मेरी समझ आ रही है। इससे अगर मैं जंप करवाऊं तो कितनी एनर्जी लगेगी, वही तो एनर्जी डिफरेंस होता है। आप ज़रा समझिएगा, दूसरे शेल में तो देखें एनर्जी कितनी आ रही है, यानी पहला अगर शेल है, पहला शेल है तो उसके लिए एनर्जी है बच्चे -13.6। मैंने इसको जंप करवाना है N2 में। N2 में आने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, सवाल को समझिए। उसके पास एनर्जी होनी चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन को N1 से मैंने किस में जंप करवाना है N2 में। ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू है मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ना -3.4 में, तब जाकर ये किस में आएगा बच्चे N2 में आएगा। अब ज़रा सोचिए मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, मैं कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि वो दूसरे में आ जाए। इसका बेहतरीन हल है, लार्ज में से छोटी वैल्यू क्या कर दें माइनस कर दें, तो क्या होगा 6 में से 4 जाए 2, 13 में से 3 जाए 10। ये होगी चेंज इन एनर्जी। कब, जब मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगा। कहाँ जंप करवाऊंगा बच्चे समझिएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करवाऊंगा N1 से लेकर N2 में, तो मेरे पास जो चेंज इन एनर्जी जो मुझे उसमें, अब देखें N1 से वो N2 में आ रहा है, लो से हाई में आ रहा है, तो एनर्जी जज्ब करेगा ना बच्चे। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन N1 से कहाँ पर जंप कर रहा है N2 में जंप कर रहा है, तो लो से हाई में जंप करने के लिए मुझे उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसका बेहतरीन हल बताया। हाई में से लो वैल्यू क्या कर दे माइनस, जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा, उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे। अब देखें इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में मौजूद है उसको मैं अगर 10.2 जॉल एनर्जी दे दूँ, वो उस एनर्जी को जज्ब कर लेके ये इस दूसरे शेल में आ जाएगा।
इसमें एनर्जी उसके पास पहले कितनी थी, -13.6। अब जब मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है कितनी, 10.2, यानी पहले उसके पास एनर्जी कितनी थी, -13.6, मैंने प्रोवाइड कितनी की है बच्चे, प्रोवाइड की है 10.2। ये जो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या कर लेगा, जज्ब कर लेगा ना। जज्ब करने के बाद ये एनर्जी इसमें ऐड कर दें तो पीछे एनर्जी कितनी बच गई है, -3.4। अब इस एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में होता है, सेकंड शेल में। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होते हैं, सेकंड शेल में। तो इसी वजह से N1 से N2 में जंप करने के लिए जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो प्रोवाइड करने की पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। इसी को तो एनर्जी डिफरेंस कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में आपने क्या करवाना है, जंप करवाना है। इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में जंप करवाना है तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी या वो आपको एनर्जी देगा। मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे N2 से जंप करना चाहते हैं N1 में, तो मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होगा। बात समझ आ रही है ना। अब देखें N2 की एनर्जी कितनी है, इसको मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। समझिएगा ज़रा, एक में मैं एनर्जी दे रहा हूँ, दूसरे में वो खुद भी तो मुझे एनर्जी दे सकता है। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा बच्चे जंप करवाना है N2 से N1 में, और मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहा हूँ हाई से लो में, बताओ चेंज इन एनर्जी क्या है। अब ज़रा देखिए N2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -3.4 और N1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6। कितनी है, -13.6। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई में से, इसमें से क्या करें, माइनस करें तो आंसर कितना आएगा, -10.2। जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो देखें एनर्जी का साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, इमेट होगी। एनर्जी क्या होगी, इमेट। इनके बीच में कोई दूसरी एनर्जी इमेट नहीं होगी, ना ही इसके बीच में कोई दूसरी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसी वजह से फिर हमने स्पेक्ट्रम की हमने एग्जांपल ली थी। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब आपको हर तरह की एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको मखसूस एनर्जी मिलेगी। यानी अगर आपको पहले तो एनर्जी गैप मिल रहा है -13.6 का, फ़ौरन उसके बाद एनर्जी क्या आ रही है, -3.4। 13.6 के अलावा देखिए मिसाल के तौर पर क्या आ गया, आगे -13.5 एनर्जी गायब है, -13.4 ये वाली एनर्जी भी आपको कभी नहीं मिलेगी जितना आप कोशिश कर लें। -13.3 ये वाली एनर्जी भी आपको कभी नहीं मिलेगी, या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी या फिर ये वाली एनर्जी मिलेगी। ये इधर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनके दरमियान में जो एनर्जी के गैप हैं वो आपको एनर्जी के गैप कभी भी नहीं मिलेंगे। इसी वजह से हम कहते थे हमें स्पेक्ट्रम अपटेंड हो रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। कॉन्टीन्यूस में ये सारी चीज़ें आपको अपटेंड होनी चाहिए थी। ये तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हमें E3 E2 की वैल्यू याद ना हो तब हम एनर्जी डिफरेंस किस तरह निकालेंगे, उसको ज़रा समझिएगा। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, बस उसके बाद ये एंड हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया टॉपिक आपका। इससे रिलेटेड हम काइनेटिक, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपने फिर क्या निकालें, एनर्जी चेंज इन एनर्जी। क्या लिखा बच्चे मैंने, चेंज इन एनर्जी। जब आप जंप करेंगे लो से हाई की तरफ, कब जंप करेंगे बच्चे आप, जब आप जंप करेंगे लो से हाई की तरफ, ठीक है ना बच्चे। आप ज़रा इसको समझिए, ये इक्वल होता है बच्चे। ये आपको समझा देता हूँ, लो के लिए क्या लिखना है और हाई के लिए क्या लिखना है। -13.6 क्या लिखेंगे, -13.6, यानी आप जंप कर रहे हैं लो से हाई की तरफ। N2 का मतलब है हाई
और N1 का मतलब क्या होता है, लो। N1 का मतलब क्या होता है बच्चे, लो। मल्टीप्लाई, इधर तो आप लिख लेंगे बच्चे z का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n। इधर मैंने लिखा है 2, इधर लिखा है 1। जहाँ पर n2 लिखा है इसका मतलब है हाई, जहाँ पर n1 लिखा है इसका मतलब क्या होता है बच्चे, लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें हम। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है n4 से n3 में, बताओ चेंज इन एनर्जी क्या आएगी। क्या हमें फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी। अगर हमें ना तो n4 का पता है और ना ही हमें n3 की एनर्जी का पता है, इस फार्मूले में पुट करें। ये क्या है, फार्मूला है आपके पास, इसको याद कर लें। कब, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो और आपने निकालना क्या हो, एनर्जी डिफरेंस निकालना हो। क्या निकालना बच्चे, एनर्जी डिफरेंस निकालना। तो निकालें इसको। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस ही निकालना है ना, E4 से लेकर E3 से, यानी N4 से N3 की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो नेक्स्ट देखें है किस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर ये जो हमने निकालना है, ये निकालना है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और साथ हमने निकालना है लिथियम के लिए। तीनों के लिए हम निकाल लेते हैं, परेशान नहीं होने आपने। ये देख लें आप, -13.6 मल्टीप्लाई। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर है 1, z का स्क्वायर 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/, कहाँ से जंप करा है, ये हायर वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, हायर, और ये कौन सी वैल्यू है बच्चे, लो। N4 से N3 में जंप करे, ये वैल्यू हाई है ना, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, लो। तो हम क्या करेंगे बच्चे फिर, 1/4 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2। जब ये दोनों क्या हो बच्चे, ऑड हों, तो उसका आप एलसीएम बेसिकली निकालने, इसका क्या निकालेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, -13.6 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर 1 का 1 ही होगा, z का स्क्वायर 1 का 1, जो हो जाएगा बच्चे 1/16 माइनस 1/9। 16 और 9 का आप एलसीएम निकाल लें। ये देखें, ये हम एलसीएम निकालेंगे, 8 4 2 1 9 3 का 1, 3 3 9 18 36 72 72 144। तो क्या आंसर इसमें आ रहा है बच्चे, -13.6 मल्टीप्लाई 144। तो 16 को 14, ये जो एलसीएम निकाला है इस वाली वैल्यू को इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 144 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ रहा है बच्चे 9। क्या आंसर आ रहा है बच्चे आपके पास, 9। 9 को इस पर डिवाइड करें, 9 का 9, ये हो जाएगा 16 9। और आगे आप क्या करना है आपने, -16, 9 - 16 कितना आंसर आएगा, -7, -7 आ गया 144, -7 आएगा ना। ये देखना बच्चे 9 - 16 आंसर क्या आ रहा है, -7। इसी -7 को इस -13.6 से ज़रा मल्टीप्लाई करें, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर आ रहा है बच्चे 1.94। 1.94 डिवाइडेड बाई 144, डिवाइडेड बाई 144। तो इसको ज़रा करें आंसर, 1.94 डिवाइडेड बाई 144, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू आ गई, एलसीएम भी आ गया 7/144। तो इसको ज़रा आंसर निकाल लेंगे। फिर जब इसका आंसर निकालेंगे तो 4143 हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला था 0.66। ये आपके पास क्या आएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमने क्या कहा था, किसके लिए निकालना बच्चे, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए। चेंज आप क्या करोगे, जहाँ Z लिखा हुआ है हीलियम +1 के लिए ये वैल्यू आप ले लोगे 2, और लिथियम के लिए ये वैल्यू आप क्या ले लोगे बच्चे,
3 ले लोगे, ठीक है। लिथियम के लिए ये वैल्यू क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। तो इस वाले पोर्शन को भी आप नोट कर लें। इसके बाद हम चंद एक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, और उनका रिलेशन क्या है, इसको आप नोट कर लें।